दोस्तों, आदिवासी इलाके गरीब क्यों हैं जबकि वहां से अरबों का खनिज निकलता है। देखिए, भारत के आदिवासी बहुल इलाके जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश खनिज से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। फिर भी ये इलाके गरीब है। इसका कारण यह है कि खनिज की कमाई सीधे आदिवासी समाज तक नहीं पहुंचती है। सरकार और बड़ी कंपनियां खनिज से अरबों की कमाई करती है, लेकिन आदिवासी लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, पानी और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी कई इलाकों में मौजूद नहीं है। आदिवासी लोग अपनी जमीन और जंगल खोकर अपनी संसाधन संपन्न भूमि के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। अरबों का खनिज बाहर निकलता है, लेकिन उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिलता है। यही वजह है कि आदिवासी इलाके संसाधन समृद्ध होते हुए भी विकास के मामले में सबसे पिछड़े हैं। यह असमानता समाज में गहरी नाराजगी और सवाल पैदा करती है कि आखिर यह संपदा, यह धन किसके लिए है और क्यों आदिवासी समाज इसका असली हकदार नहीं बन पा रहा है। खान पान और उद्योगों के लिए भारत के आदिवासी इलाकों से हर साल अरबों रुपयों का खनिज निकाला जाता है। सिर्फ कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट का मूल्य ही करोड़ों रुपए में है। झारखंड और छत्तीसगढ़ से मात्र कोयला और लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन लगभग 80-90 हजार करोड़ रुपए का होता है। ओडिशा की लौह अयस्क और बॉक्साइट खदानों लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन देती है। मध्य भारत के खनिज बेल्ट में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ दें तो यह कुल उत्पादन देश के खनिज क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बनता है। इसके बावजूद इन जिलों की आमदनी स्थानीय विकास में बहुत कम दिखाई देती है। अरबों की कमाई यहां से निकलकर कंपनियों और सरकारों के पास चली जाती है। आदिवासी इलाकों में आज भी गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी है। खनिज के बावजूद यहाँ का विकास रुका हुआ लगता है। यही विरोध और सवाल पैदा करता है कि अरबों की संपदा, धन किसके लिए है और क्यों स्थानीय लोगों की स्थिति नहीं बदलती है। भारत में आदिवासी इलाकों से खनिज निकालने में सरकारी और बड़ी निजी कंपनियां का बड़ा हाथ है। कोयला के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी मुख्य है। लौह अयस्क और स्टील में एसएआईएल और एनएमडीसी जैसी सरकारी कंपनियां सक्रिय हैं। निजी कंपनियों में अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, वेदांता, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जिंदल ग्रुप प्रमुख है। ये कंपनियां अरबों रुपए के खनिज का उत्पादन करती है, लेकिन आदिवासी समाज को इसका असली लाभ नहीं मिलता। स्थानीय लोगों को केवल अस्थायी मजदूरी मिलती है, जबकि अस्थायी और कुशल नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती है। खनिज आदिवासी जमीन से निकलता है, मुनाफा बड़े उद्योगपतियों और सरकारी खजानों में चला जाता है। आदिवासियों के गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार की स्थिति आज भी खस्ता है। यही वजह है कि खनिज संपदा, धन के बावजूद आदिवासी इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी लगातार बनी रहती है। पहले खनन ब्लॉकों का आवंटन सरकारी कंपनियों के हाथ में था। 2004 से लेकर 2014 के दौरान यूपीए सरकार ने कई ब्लॉकों का सीधे आवंटन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई ब्लॉकों को रद्द कर दिया। 2014 के बाद एनडीए सरकार ने नीलामी प्रक्रिया लागू किया। इसका तर्क पारदर्शिता था, लेकिन वास्तव में वह बड़ी कंपनियां आगे रही जिनके पास पूंजी और राजनीतिक पहुंच थी। आदिवासी ग्राम सभाओं की सहमति अक्सर औपचारिकता बन गई। परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई, लेकिन स्थानीय लोगों की राय और अधिकार नजरअंदाज हो गए। प्रशासन और मंत्रालय, कोयला और खनन की भूमिका इसमें केंद्रीय रही। कागजों में सब वैध दिखता है, लेकिन आदिवासी समाज को अपने संसाधनों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं मिला। यही वजह है कि अरबों का खनिज निकलता है, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। खनन से होने वाली कमाई पहले केंद्र और राज्य सरकारों को फीस और अतिरिक्त टैक्स के रूप में मिलती है। रॉयल्टी खनिज की मात्रा और प्रकार के आधार पर तय होती है। इसके अलावा जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स भी सरकार को मिलता है। राज्य को मिलने वाला हिस्सा ज्यादातर सामान्य बजट में चला जाता है। आदिवासी इलाकों के विकास में सीधे खर्च नहीं होता है।
डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा बनाने का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को लाभ देना था, लेकिन रिपोर्टों में यह सामने आया कि पैसा या तो खर्च ही नहीं हुआ या प्रशासनिक कामों में चला गया। केंद्र का राजस्व आय राष्ट्रीय योजनाओं में चला जाता है, आदिवासी इलाकों तक इसका असर बहुत कम होता है। अरबों का खनिज और पैसा बाहर निकलता है, लेकिन स्थानीय विकास अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि आदिवासी इलाके संसाधन समृद्ध होते हुए भी गरीब बने रहते हैं। कानून के अनुसार आदिवासी इलाकों में खनन से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होती है, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग है। कई बार बैठक की सूचना ग्रामीणों तक नहीं पहुंचती है या दबाव में बैठकों का आयोजन किया जाता है। कई बार ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर दिखा दिए जाते हैं जो मौजूद नहीं थे। अंग्रेजी में तैयार प्रस्ताव ग्रामीण नहीं पढ़ पाते हैं। विरोध करने वालों को दबाने के लिए डर और केस का सहारा लिया जाता है। आदिवासियों से सहमति ली जाती है, लेकिन अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर। विस्थापन और नुकसान के बाद आदिवासी महसूस करते हैं कि उनसे वास्तविक निर्णय नहीं लिया गया। यही खनन प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या है। पीईएसए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज और एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन पर अधिकार देते हैं। पीईएसए ग्राम सभा को खनन निर्णय में भागीदारी देती है और एफआरए वन अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन जमीन पर ये कानून सही तरीके से लागू नहीं होते। कई जगहों पर अधिकारों की मान्यता पूरी होने से पहले खनन परियोजनाएं मंजूर कर दी जाती है। सामुदायिक वन अधिकार को अनदेखा कर निजी परियोजनाओं को अनुमति दे दी जाती है। पीईएसए नियम कई राज्यों में अधूरे हैं या लागू नहीं है। इसका असर यह होता है कि आदिवासी समाज अधिकारों के बावजूद निर्णय प्रक्रिया से बाहर रहते हैं। इस वजह से खनन कानूनन सही दिखता है, लेकिन आदिवासी प्रभावित होते हैं। आजादी के बाद से भारत में करोड़ों लोग विकास परियोजनाओं से विस्थापित हुए हैं, जिनमें 40 से 45% आदिवासी हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लाखों आदिवासी अपने गांव और जंगल खो चुके हैं। मुआवजा बहुत कम मिलता है। जमीन का मूल्य बाजार मूल्य से कम दिया जाता है। जंगल, पानी और खेती का नुकसान पूरा नहीं किया जाता है। पुनर्वास कॉलोनियां बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहती है। परिवारों को अक्सर अस्थायी मजदूरी या नगद भुगतान मिलता है, अस्थायी समाधान नहीं मिलता है। खनन से अरबों का मुनाफा कंपनियों और सरकारों तक पहुंच जाता है, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी में सुधार नहीं आता है। खनन क्षेत्रों में अरबों का मुनाफा होने के बावजूद आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति खस्ता है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, भवन जर्जर है और पढ़ाई टूटती रहती है। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और दवा की कमी है। खनन के कारण धूल, प्रदूषित पानी और विस्फोट बीमारियां बढ़ाते हैं। रोजगार में अस्थायी मजदूरी और ठेकेदारी ज्यादा है। कुशल नौकरी बाहरी लोगों को मिलती है। खेती और जंगल नुकसान से अस्थायी रोजगार नहीं बचता। आदिवासी जीवन असुरक्षित और निर्भर बन जाता है। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा खनन प्रभावित लोगों के लिए होता है। कंपनियां तय प्रतिशत जमा करती है, लेकिन पैसा जिला मुख्यालय में खर्च हो जाता है। सड़क, कार्यालय, गेस्ट हाउस जैसे प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये पैसा खर्चा हो जाता है। आदिवासी गांवों तक इसका लाभ बहुत कम पहुंचता है। खर्च पर ग्राम सभा का नियंत्रण नहीं होता है। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि पैसा या तो खर्च नहीं हुआ या प्रशासनिक काम में चला जाता है। खनन के चलते जंगल काटे जाते हैं, पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है और जमीन के नीचे का पानी घट जाता है। खेती की जमीन खराब होने से फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। धूल और जहरीले कचरे से लोग बीमार पड़ते हैं। आदिवासी लोग जंगल, पानी और खेती पर अपनी जिंदगी चलाते थे, अब उनकी रोजी रोटी खतरे में है। खनन से मिनरल तो निकल आते हैं, लेकिन पूरी जीवन प्रणाली टूट जाती है। खनन विरोधियों पर आईपीसी, राज्य सुरक्षा कानून और यूएपीए जैसी धाराएं लगाई जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को भी आरोपी बना दिया जाता है। महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठी चार्ज, गिरफ्तारी होती है।
विरोध कर रहे लोग सिर्फ अपनी जमीन और जंगल बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुकदमों सालों तक चलते हैं, मानसिक और सामाजिक नुकसान होता है। यही वजह है कि आदिवासी विरोध करने में भी डरते हैं। आदिवासी इलाके गरीब हैं क्योंकि खनिज से अरबों की कमाई ऊपर से होती है। स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दिया जाता। कानून मौजूद है, पीईएसए, एफआरए, डीएमएफ, लेकिन उनका पालन बहुत कमजोर है। ग्राम सभा की सहमति औपचारिकता बन जाती है। विकास योजनाएं स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। आदिवासी समाज संसाधन मालिक होने के बावजूद हकदार नहीं बन पाता। यही वजह है कि खनिज संपदा के बावजूद ये इलाके भारत के सबसे गरीब क्षेत्र बने हैं। तो इस वीडियो में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।